तो इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो बेसिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग जो मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सी, ऑन अगस्त 1935 the government of India passed long act, that is government of India act 1935 under the British act of parliament। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे हम लोग अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही मेजर पार्ट इससे हम लेते हैं। जीओआई एक्ट 1935 से बहुत सारा पार्ट्स हम लोग इसी से ही डायरेक्टली लिए हुए हैं। देन द एक्ट वाज ऑल्सो इंक्लूडेड द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट। इसमें गवर्नमेंट ऑफ बर्मा या फिर जो म्यांमार अभी हम बोलते हैं उसको भी इंक्लूड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, क्योंकि उसको भी इंग्लिश ही एडमिनिस्टर करते थे। अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट, इंडिया वुड बिकम ए फेडरेशन इफ 50% ऑफ इंडियन स्टेट डिसाइड टू ज्वाइन। अगर 50% इंडियन स्टेट जो कि राजा महाराजा के कंट्रोल में था, अगर उनमें से जो टोटल जो राजा महाराजा के कंट्रोल में था उनमें से अगर 50% स्टेट डिसाइड करेंगे ज्वाइन करने के लिए तो इंडिया को एक फेडरेशन में बदल दिया जाएगा। तो सो फेडरेशन का मतलब आप जानते हैं, फेडरेशन मीन्स इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पावर मीन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स और यू कैन से स्टेट्स कॉम्बाइन टू फॉर्म ए फेडरेशन। तो सब कुछ मिल के मतलब एक कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स होते हैं और सब लोग अगर मिल के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएंगे तो उसको फेडरेशन बोलते हैं। जैसे यूएसए एक फेडरेशन है। यूएसए में बहुत सारे स्टेट्स हैं, वो लोग सब लोग मिल के यूएसए को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लाइकवाइज इंडिया भी एक फेडरेशन है। तो उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी डिसाइड किया गया था कि अगर 50% इंडियन स्टेट आएंगे डिसाइड करेंगे ज्वाइन करने के लिए तो इंडिया को भी एक फेडरेशन बना दिया जाएगा। Now they would then have a large number of representative in the two house of the central legislature। जब ये फेडरेशन बन जाएगा तो उनका जो बहुत सारा रिप्रेजेंटेटिव, लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन होगा सेंट्रल लेजिस्लेचर का दोनों हाउस में, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब लोअर हाउस एंड अपर हाउस दोनों में उनका मैक्सिमम और लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा। अब however the provision with regard to the federation were not implemented। इसमें बोला गया था कि ऐसा होगा लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। द एक्ट मेड नो रेफरेंस इवन टू ग्रांटिंग डोमिनियन स्टेटस मच लेस इंडिपेंडेंस टू इंडिया। मतलब इसमें इतना बोला गया था लेकिन कुछ भी हुआ नहीं, ना कि डोमिनियन स्टेटस का ग्रांट भी नहीं हुआ इसमें। सो अब देखते हैं आगे। विथ रिगार्ड टू द प्रोविंस, द एक्ट ऑफ 1935 वाज एन इम्प्रूवमेंट ऑन द एग्जिस्टिंग पोजिशन। जो प्रोविंस को अगर हम देखेंगे तो 1935 का एक्ट वाज एन इम्प्रूवमेंट, इसके लिए पॉजिटिव था क्योंकि इट इंट्रोड्यूस व्हाट इज नोन एज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी होना स्टार्ट हो गया, मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है। द मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू इट वेर टू बी रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। मतलब उनका जो लेजिस्लेचर है उनके लिए मिनिस्टर अपना जो काम है, अपना जो एक्टिविटी है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब यहाँ पे ऑटोनॉमी, जो लोगों का ऑटोनॉमी यहाँ पे स्टार्ट होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। हियर मिनिस्टर्स हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट्स। नाउ द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर वर इंक्रीज्ड। लेजिस्लेचर का पावर इंक्रीज कर दिया गया। हाउएवर इन द सर्टेन मैटर लाइक पुलिस, द गवर्नमेंट हैड द अथॉरिटी। तो पुलिस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है तो उस टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ही पुलिस को संभालता था। राइट टू वोट वाज ऑल्सो लिमिटेड। राइट टू वोट भी उस टाइम में लिमिटेड था। ओनली अबाउट 14% ऑफ पॉपुलेशन गॉट द राइट टू वोट। सिर्फ 14% पॉपुलेशन को वोट देने का अधिकार था। द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर ऑफ कोर्स रिमेन इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दे वर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो इनका जो अपॉइंटमेंट होगा गवर्नर जनरल, गवर्नर, ये ब्रिटिश के हाथ में था और वो किसी के अंडर नहीं आते थे, वो किसी के आगे रेस्पॉन्सिबल नहीं थे। द एक्ट नेवर केम नियर द ऑब्जेक्टिव दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड बिगिन स्ट्रगलिंग फॉर। तो ये जो एक्ट था इसका जो ऑब्जेक्टिव जो था वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाया और उसके लिए नेशनल मूवमेंट और आगे बढ़ता गया। अब देखते हैं मेन फीचर ऑफ दिस एक्ट। तो मेन फीचर्स में क्या क्या आता है। सबसे पहला फीचर है
It provided for an establishment of an all India federation consisting of province and princely states as units। तो ये OPSC 2018 मेंस GS पेपर का क्वेश्चन था कि What were the proposal in the Government of India Act 1935 regarding an All India Federation। तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। तो इट प्रोवाइडेड, जो एक्ट था उसमें ऑल इंडिया फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रोविजंस था कॉन्सिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट। मतलब प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट दोनों अलग अलग यूनिट हैं। द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंटर एंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। सेंटर और जो स्टेट्स थे उनके बीच में 3 लिस्ट के अनुसार पावर का डिवीजन हुआ। सबसे पहले फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट में सेंट्रल सब्जेक्ट होते थे। मतलब फेडरल लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट आएंगे वो सेंटर उसका अथॉरिटी होगा। उसके अंदर 59 आइटम्स उस टाइम में थे। नाउ सेकेंड इज प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट में प्रोविंसेस उसके अथॉरिटी होंगे और उसमें 54 सब्जेक्ट्स होते थे। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट जहाँ पे दोनों अथॉरिटी हैं उसमें 36 आइटम्स थे। लेकिन अगर कभी भी यहाँ पे दोनों के बीच में ये होता है तो उस टाइम में सेंटर ही उसको प्रिवेल करेगा। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सेंटर प्रिवेल करता है ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। और जितना भी रेसिडुअली पावर बच गया वो सब कुछ वाइसरॉय के हाथ में दिया गया था। Now, however, the federation never came into being as the princely state did not join। क्योंकि princely state ने ज्वाइन ही नहीं किया तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बन पाया। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रोविजन। अब देख लेते हैं और क्या प्रोविजंस है जो ये तो नहीं बन पाया, ऑल इंडिया फेडरेशन बन नहीं पाया, लेकिन और कुछ प्रोविजन जो सब थे उनके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। इट एबॉलिश डायरकी। जो डायरकी सिस्टम था इसने एबॉलिश कर दिया इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन द प्लेस। जो डायरकी सिस्टम था उसको हटा के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का सिस्टम लगा दिया। नाउ द प्रोविंस वेर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनोमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डेफिनेट स्पीयर। अपने अपने स्पीयर में वो लोगों को ऑटोनोमस यूनिट बना दिया गया, प्रोविंस को ऑटोनोमस यूनिट बना दिया गया। मोरओवर द एक्ट इंट्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दिया गया जो कि लेजिस्लेचर के ऊपर रेस्पॉन्सिबल, अपने कामों के लिए लेजिस्लेचर के आगे वो लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। तो दिस इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। नाउ दैट इज द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। मतलब गवर्नर को भी मिनिस्टर के साथ एडवाइस करके ही काम करना पड़ेगा। एंड द मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन टर्न। सो दिस इज द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और ये जो था दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1937। 1937 में ये केम इनटू इफेक्ट, मतलब आया शुरू हुआ 1937 में एंड डिसकंटिन्यू हो गया 1930। सो सिर्फ 2 साल तक ये एक्ट चला था। नाउ थर्ड प्रोविजंस क्या है? थर्ड प्रोविजन इज दैट दिस एक्ट GOA एक्ट 1935 provided for the adoption of diarchy at the center. Consequently, the federal subject were divided into reserved subject and transferred subject। तो जो डायरकी का एडॉप्शन फिर से स्टार्ट हो गया, एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। मतलब जो प्रोविंस में डायरकी वो खत्म हो गया लेकिन सेंटर में डायरकी स्टार्ट हो गया। और जो सब्जेक्ट को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया दैट इज रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो 2 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया गया। दीज आर द फेडरल सब्जेक्ट्स। नाउ However, the provisions of the act did not come into operation at all। ऐसा किया गया था लेकिन क्योंकि वो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया तो ये तो काम पे ऑपरेशन पे नहीं आया था। इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म। जो लेजिस्लेचर का बाई कैमरलिज्म इसमें वो उसने लॉन्च किया था। जो LS और RS मतलब लोकसभा और राज्यसभा होते हैं उसका इंट्रोडक्शन किया था 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस में। 6 प्रोविंस वो कौन कौन से प्रोविंस है जहाँ पे लोकसभा राज्यसभा था, या फिर लोकसभा राज्यसभा नहीं, हम लोग बोल सकते हैं लोअर और अपर हाउस, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और बाई कैमरलिज्म मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल 2 होते हैं दिस इज स्टेट के अंदर, इसको बाई कैमरलिज्म बोलते हैं। नाउ 6 स्टेट्स कौन कौन से थे? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। अभी का जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, ये भी इसमें इंक्लूडेड था। तो दिस 6 स्टेट्स वेर देयर। नाउ प्रोविंसेस वेर मेड बाइकैमरल कंसिस्टिंग ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल that is upper house and legislative assembly that is lower house. However, many restrictions were placed on them। बहुत सारे restriction उनके ऊपर अभी भी लगाया गया था। It further expanded the principle of communal representation by providing separate electorates for depressed class like scheduled caste, women and labor और workers। तो उनके लिए communal electorate और separate electorate का प्रावधान भी इसमें था।
अब देखते हैं सिक्स्थ फीचर क्या है। सिक्स्थ फीचर इज दैट it established the Council of India and that is established by the Government of India Act 1858। 1858 में जो काउंसिल ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसका इसमें एबोलिशन हो गया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर। सेक्रेटरी को एक टीम ऑफ एडवाइजर दिया गया। द इट एक्सटेंड फ्रेंचाइज को बढ़ा दिया गया। अबाउट 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट। पहले बहुत कम था, अब उसको बढ़ा के 10% कर दिया गया। इतने लोग वोट कर सकते थे, मतलब इतने लोगों के पास वोटिंग राइट्स था। अब नेक्स्ट इज द इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ, इसीलिए हमको पता है कि रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में हो गया था। एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ दिस? द रोल वाज टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। Now it provided, the GOI Act provided for the establishment of not only a federal public service commission but also a provincial public service commission and joint public service commission for 2 or more province। अगर 2 और मोर प्रोविंस मिल के अगर एडमिनिस्टर होते हैं तो उनके लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रावधान था। तो फेडरल पब्लिक कमीशन आज के लिए हम लोग इसको यूपीएससी बोल सकते हैं, जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस का मतलब हम उसको ओपीएससी, जैसे उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन और जैसे दूसरा स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन होता है पीसीएस, उसको बोल सकते हैं। नाउ और क्या प्रोविजन था इसमें? 10th प्रोविजन वाज दैट इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट। एक फेडरल कोर्ट का प्रावधान था इसमें, विच वॉज सेटअप इन 1937 एंड द मेन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दिस एक्ट वाज एक्ट ऑफ 1935 वाज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था, फेडरल कोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर आता था। सो द ऑथोरिटीज एंड द फंक्शन डिराइव फ्रॉम द क्राउन इन सो फार एज क्राउन डिड नॉट itself रिटन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो इसका जो डिफरेंट फंक्शन और अथॉरिटी वो क्राउन से डिराइव होता था, लेकिन एग्जीक्यूटिव फंक्शन को क्राउन इटसेल्फ नहीं संभालते थे। इट्स कंसेप्शन फैमिलियर इन डोमिनियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्सेंट इन अर्लियर एक्ट पास्ड फॉर इंडिया। जो पहले 1935 के पहले जितने भी एक्ट आते थे उसमें ये वाला प्रोविजंस नहीं था, इट वाज एब्सेंट। नाउ हेंस द एक्ट ऑफ 1935 सर्व्ड some useful purposes by the experiment of provincial autonomy, and thus we can say that Government of India Act 1935 marks a point of no return in history of constitutional development of India। That's why इंडिया के लिए GOI Act 1935 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और हमको पता है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था उस टाइम में भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को डायरेक्टली लिया गया था, जैसे ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये यूपीएससी ओपीएससी जो सिस्टम है, ये सब कुछ वहाँ से लिया गया था। ये बाईकैमरलिज्म सिस्टम, डिफरेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब चीज़ क्या है वहाँ से लिया गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसमें एक ही स्लाइड में हम लोगों ने सारा चीज़ क्लियर कर लिया। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए।